हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। वैसे तो अपना जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है वो क्लोज होने वाला है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो भी रूल्स या जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको पढ़ानी थी वो सब मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज, बैंक से रिलेटेड परचेज, सेल्स, ड्राइंग्स, कैपिटल, इन सब से रिलेटेड जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, उन सब से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन है। इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, देखिए फॉर्मेट जो है वो हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। वैसे फॉर्मेट में आपको नहीं बता रही हूँ, हम डायरेक्ट एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। डेट वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक खाता खोला। मतलब जो अपना व्यापारी है उसने एक बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन किया है। और जब भी अकाउंट खोला जाता है बैंक में तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिपॉजिट कराना ही होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी वो हम देख लेते हैं। 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट खोला है। इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है और पाने वाले व्यक्ति को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो बैंक इसमें पाने वाला व्यक्ति है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने अकाउंट ओपन करवाया है, इसका मतलब हमारे व्यापार से कैश जा रहा है। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है इसका 30,000 रुपीज। जो डेबिट का कॉलम होगा उसमें 30,000 रुपीज और क्रेडिट के कॉलम में भी 30,000 रुपीज। सेकेंड ट्रांजेक्शन है 2 जुलाई को मोहन ने 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टे पर 40,000 रुपये मूल्य का माल खरीदा। देखिए फिर से सुनिए, जो 11th कॉमर्स स्टूडेंट है उनकी बुक में ये क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा। तो प्लीज़ आप आपकी बुक में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको जो है अच्छे से रीडिंग करके बता दूंगी और उसकी जो ट्रांजैक्शंस की जो भी एंट्री है वो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। मोहन से 10% व्यापारिक बट्टे पर और नगद बट्टे पर 40,000 रुपये का माल खरीदा। तो देखिए माल व्यापार में आ रहा है और जब भी माल व्यापार में आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टे पर 40,000 रुपये का माल खरीदा है। तो जो माल है वो है 40,000 रुपये का। व्यापारिक बट्टा इसमें है 10%। व्यापारिक बट्टा हमेशा जो माल बेचते हैं उसके विक्रय मूल्य में से माइनस कर दिया जाता है। तो 10% माइनस हो जाएगा, यानी 4,000 रुपये माइनस हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा ये 36,000 रुपये। 36,000 रुपये का माल बेचा है, परचेस अकाउंट में 36,000 रुपये लिखेंगे। जो व्यापारिक बट्टा है उसको हम अलग से सेपरेटली शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में से लेस कर दिया गया है। मोहन से माल खरीदा है, ठीक है, 10% व्यापारिक बट्टा दिया है उसे और 2% नगद बट्टा दिया है। अब देखिए इसमें एक लाइन और दी हुई है इस ट्रांजैक्शन में कि 60% राशि का भुगतान चेक से किया है मोहन ने। यानी कि 2 जुलाई को जो माल खरीदा है हमने मोहन से 2 जुलाई को जो माल खरीदा है 40,000 रुपये का, जिस पर की 10% ट्रेड डिस्काउंट है जो कि हमने लेस कर दिया है। और हमने मोहन को 60% जो कैश है वो पेमेंट कर। देखिए 2 जुलाई को मोहन से 40,000 रुपये का माल खरीदा है हमने। इसका मतलब है मोहन से हमें जो है 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 36,000 रुपये का पेमेंट मोहन को करना है, लेकिन हमने 36,000 का 60% उसी दिन 2 जुलाई को ही
उसे चुका दिया चेक के थ्रू। तो 36,000 का 60% यानी कि 21,600 रुपए का पेमेंट जो है हम उसी दिन कर रहे हैं, लेकिन उसी दिन पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 2% जो है कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसलिए इसका 2% कैश डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं। तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 432 रुपए का, 432 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है और 21,600 जो है अमाउंट हम पे कर रहे हैं। हमने मोहन को जो भुगतान है वो चेक के द्वारा किया है, और जब भी पेमेंट चेक के द्वारा किया जाता है तो बैंक अकाउंट लिखा जाता है, चेक अकाउंट कभी भी नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारी एक तरीके से इनकम कह सकते हैं हम, हमें प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट किया जाता है टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें, 432 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला है और चेक से हमने पेमेंट किया है 36,000 का 60%, जो था वो 21,600 था, लेकिन 21,600 रुपए जो है उसका पेमेंट हम नहीं करके हम उसमें से 432 रुपए जो लेस करेंगे और 21,168 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया चेक के द्वारा, और बाकी का जो अमाउंट बच रहा है वो हमें मोहन को चुकाना है। तो इसलिए मोहन हमारा लेनदार है, यानी हमारा लाइबिलिटी है कि हम मोहन को जो 40% अमाउंट बच रहा है वो पे करेंगे, तो इसलिए जो दायित्व होता है वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है टू मोहन अकाउंट। 36,000 का 40% यानी कि 14,400 रुपीज हमें मोहन को देने हैं। मोहन हमारा क्रेडिटर है, जो लेनदार होता है हमारा उसे क्रेडिटर कहते हैं, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट किया जाता है क्योंकि ये व्यापार के लिए दायित्व है। 40% हमें पे करना है, डिस्काउंट हमें मिला है, ये हमारे व्यापार के लिए प्रॉफिट हो रहा है, और टू बैंक अकाउंट यानी कि चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। और माल जो हमने खरीदा है वो है 36,000 रुपए का, ओके। नेक्स्ट एंट्री है, हमने श्याम को माल बेचा। श्याम को माल बेचा 4 जुलाई को, इसकी एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम इसमें पाने वाला व्यक्ति है, श्याम को माल बेचा है, माल श्याम के पास जा रहा है इसलिए डेबिट हुआ है टू सेल्स अकाउंट। श्याम को माल बेचा है 20,000 रुपए का, माल बेचा, ठीक है, इसकी एंट्री हो गई। उसके बाद देखिए श्याम से चेक प्राप्त हुआ। हमने श्याम को माल बेचा है 20,000 का, इसका मतलब है श्याम से हमें 20,000 रुपए लेने हैं, और श्याम जो है जिस भी व्यक्ति से पैसा हमें लेना है तो वो हमारा देनदार है, यानी ये हमें पैसे देगा, तो ये हमारा देनदार है, डेटर्स है। और डेटर्स जो है वो हमेशा व्यापार की एसेट्स होती है, संपत्ति होती है। संपत्तियां जब भी बढ़ती है, इसमें देनदार बढ़ रहा है, श्याम हमारा देनदार है, और संपत्तियां जब भी बढ़ती है तो उन्हें डेबिट किया जाता है। श्याम से 20,000 रुपए लेने हैं, श्याम से चेक प्राप्त हुआ। देखिए श्याम ने हमें जो पेमेंट किया है वो चेक से किया है 6 जुलाई को। सपोज 6 जुलाई को श्याम ने हमें चेक दिया, लेकिन नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन और है कि उस चेक को बैंक में उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया, बल्कि 8 जुलाई को डिपॉजिट करवाया। चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा कराया। श्याम से 20,000 रुपए का चेक हमें प्राप्त हुआ है 6 जुलाई को, लेकिन हम चेक को
उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, बल्कि 8 जुलाई को डिपॉजिट करवा रहे हैं। जब भी मिला हुआ चेक उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया जाता है तो उसे कैश माना जाता है। हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू चेक हमें श्याम से मिला है। श्याम इसमें गिवर है, देने वाला व्यक्ति है, इसलिए श्याम। ठीक है, यहाँ अकाउंट में लिखा जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू चेक। अब देखिए उस चेक को 8 जुलाई को बैंक में जमा कराया, तो बैंक इसमें पाने वाला व्यक्ति है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और हमने जो है हमारे पास जो चेक था उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हमारे पास से चेक जा रहा है, लेकिन कभी भी चेक अकाउंट नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह कैश वर्ड का यूज किया जाता है। तो टू हमारे पास वो जो चेक का पैसा है वो जा रहा है, चेक जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। देखिए अगर ऐसा होता कि शाम को हमने माल भेजा 20,000 का और शाम ने 6 जुलाई को चेक जो है 20,000 रुपए का चेक हमें दिया और हमने उस चेक को 6 जुलाई को ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो ये एंट्री नहीं होती, इसकी जगह एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्योंकि जो शाम से हमें चेक प्राप्त होता वो हम उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा देते, तो चेक हमारे पास तो रहा ही नहीं, हमने तो तुरंत बैंक में डिपॉजिट करा दिया होता, तो बैंक अकाउंट इसमें जो है रिसीवर हो जाता, पाने वाला व्यक्ति हो जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते और इसमें देने वाला व्यक्ति शाम था, इसलिए शाम को क्रेडिट करते। लेकिन अभी ये कंडीशन नहीं है, चेक को उसी दिन डिपॉजिट नहीं कराया है, चेक जो है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब भी डिपॉजिट कराया जाता है तो वहां कैश लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, बैंक से हमने निजी उपयोग के लिए 2,000 रुपए और कार्यालय उपयोग के लिए 3,000 रुपए निकाले। यानी कि बैंक से निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं 2,000 रुपए तो, और 3,000 रुपए व्यापार के उपयोग के लिए निकाले, यानी कार्यालय उपयोग के लिए निकाले। तो उसकी एंट्री हम देखते हैं। पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकाला जाता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। पर्सनल यूज के लिए व्यापार के मालिक ने पैसे लिए और उसके मालिक को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है ड्राइंग्स अकाउंट। इसमें जो व्यापार का मालिक है वो पाने वाला व्यक्ति, और पाने वाले व्यक्ति को हमेशा डेबिट किया जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, व्यापार के यूज के लिए पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट होगा, यानी व्यापार में पैसा आ रहा है और पैसा बैंक से निकाला है तो बैंक गिवर हो गया, इसमें देने वाले व्यक्ति को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, बैंक अकाउंट। फिर से देखिए, पर्सनल यूज के लिए तो 2,000 रुपए निकाले हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट होगा, डेबिट हो जाएंगे 2,000 रुपए से। व्यापार के उपयोग के लिए 3,000 रुपए निकाले हैं तो कैश अकाउंट, व्यापार में कैश आ रहा है, और 2,000 और 3,000 यानी 5,000 रुपए बैंक से निकाले गए हैं तो टू बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपीज, यानी बैंक से 5,000 रुपए जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्यापार के लिए एक घोड़ा खरीदा। देखिए घोड़ा क्या है, जानवर है, और जब भी किसी जीवित जानवर को या मतलब जीवित चीज को खरीदा जाता है ना तो वहां वर्ड यूज किया जाता है लाइव स्टॉक, इसे हम कहेंगे लाइव स्टॉक। तो हमारे व्यापार में लाइव स्टॉक आ रहा है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है वो है लाइव स्टॉक। अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखिए व्यापार के लिए घोड़ा खरीदा है, लेकिन मान लीजिए इसका पेमेंट किया है चेक से, यानी व्यापार से कैश नहीं जा रहा है, जो हमारा बैंक में अकाउंट है पैसा वहां कट हो जाएगा, तो चेक से इसका पेमेंट किया है, व्यापार के लिए घोड़ा खरीदा, तो टू पेमेंट चेक से हुआ है इसलिए टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है बैंक में पैसा जमा कराया। मान लीजिए व्यापार में एक्स्ट्रा पैसा रहता है कई बार, तो व्यापारी को लगता है ये एक्स्ट्रा पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कराया उसकी एंट्री होगी, सिंपल एंट्री है तो बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इसमें रिसीवर है, पाने वाला व्यक्ति बैंक अकाउंट, तो व्यापार से पैसा जा रहा है कैश अकाउंट। देखिए हम चाहे तो इनकी ये जो अकाउंट्स हम लिख रहे हैं ना, ड्राइंग्स अकाउंट, कैश अकाउंट, इनकी प्रकृति भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई है। जैसे कि मान लीजिए ड्राइंग्स अकाउंट है, ये
जो है व्यापार के मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्तिगत खाता है। खाते 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, अवस्तुगत खाता। तो ये वस्तुगत प्रकृति का खाता है। कैश अकाउंट वास्तविक खाता है क्योंकि कैश कोई वस्तु है। बैंक अकाउंट, बैंक किसी कंपनी या किसी संस्था को क्या कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, इसी तरीके से लाइव स्टॉक भी एक, इसको लाइव स्टॉक को हम कहेंगे वास्तविक खाता कहेंगे हम इसे। ठीक है ना। इसके अलावा बैंक अकाउंट फिर से व्यक्तिगत खाता और कैश वास्तविक खाता। ओके। सुनील से माल खरीदा, तो माल खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो सुनील अकाउंट, सुनील से माल खरीदा है, इसका मतलब है सुनील को हमें पैसा चुकाना है, तो सुनील हमारा लेनदार हो गया, यानी कि हमारा दायित्व है ये, और दायित्व हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं टू सुनील। सुनील ओनली 10,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है राम को माल बेचा, इसकी जो डेट है वो है 19 जुलाई। 19 जुलाई को राम को माल बेचा। राम इसमें पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए राम का अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। माल जब भी बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, राम को माल बेचा है 30,000 रुपए का, अमाउंट 30,000 रुपए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, राम से पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपए का हमें चेक प्राप्त होता है। राम को हमने 19 जुलाई को माल बेचा, ठीक है, राम टू सेल्स अकाउंट। अब 20 जुलाई को क्या होता है, 20 जुलाई को राम से पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपए का चेक प्राप्त होता है और उस चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि राम से हमें 30,000 रुपए लेना है, ठीक है, लेकिन राम ने हमें 30,000 रुपए नहीं बल्कि 28,000 रुपए का पेमेंट किया है। इसका मतलब है कि हमने 2,000 रुपए राम को डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए लॉस है, उसे डेबिट किया जाएगा। और उससे जो चेक मिला है हमें, उस चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कराया जा रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया होता तब तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते, जो कि हमने इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन्स में देखा था। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक कितने रुपए का प्राप्त हुआ था, 28,000 रुपए का, जिसे कि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, यानी बैंक में चेक आ रहा है 28,000 रुपए का, हमारे अकाउंट में 28,000 रुपए आ गए बैंक में। डिस्काउंट, राम को हमने दिया है, हमारे व्यापार से दिया गया है डिस्काउंट, तो ये लॉस है जो कि डेबिट किया जाएगा 2,000 रुपए से किया जाएगा टू राम। गिवर व्यक्ति यानी जो देने वाला व्यक्ति है वो राम है, 30,000 रुपए से। देखिए 30,000 रुपए हमें राम से लेने थे, लेकिन राम ने पूर्ण भुगतान में हमें सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपए का चेक दिया और उस चेक को हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया गया है। डिस्काउंट हमने दिया है 2,000 रुपए का, जो कि हमारे लिए लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट किए जाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। और टू राम, राम जो है वो गिवर है, देने वाला व्यक्ति है। देखिए 40,000 रुपए की मशीन नगद में खरीदी और इस मशीन को स्थापित करने के लिए मजदूरी दी है 3,000 रुपए, और इस मशीन को लगाने में 2,000 रुपए का माल भी व्यापार से प्रयोग में लिया गया है। फिर से सुनिए, 40,000 रुपए की मशीन नगद में खरीदी गई है, तो मशीन हमारे व्यापार में आ रही है, यानी संपत्ति एसेट्स जो है वो बढ़ रही है व्यापार में, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीन नगद में खरीदी है तो कैश
हमारे व्यापार से जा रहा है कैश अकाउंट, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो है व्यापार से 2000 रुपये का माल भी इस मशीन को लगाने में यूज किया गया है। तो हमारे व्यापार से माल जा रहा है 2000 रुपये का, और जो वस्तु व्यापार से जाती है वो क्रेडिट होती है टू परचेज अकाउंट। 2000 रुपये का माल हमारे व्यापार से गया, मशीन खरीदी है 40,000 रुपये की, और इस मशीन को लगाने के लिए 3000 रुपये की मजदूरी भी दी गई है। तो इसका मतलब टोटल कैश हमने कितना दिया है मशीन खरीदने के लिए? 40,000 रुपये तो कैश दिया है और 3000 रुपये मजदूरी दी है, यानी वेजेस दिए। तो देखिए 40,000 रुपये और 3000 रुपये दोनों ऐड हो जाएंगे और 43,000 रुपये का कैश हमारे पास गया। अब आप कहेंगे कि वेजेस अकाउंट अलग से क्यों शो नहीं किया है? तो देखिए जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है, जब भी कोई एसेट्स खरीदी जाती है, तो जिस जगह से हम खरीद रहे हैं वहां से लेकर हमारे व्यापार तक लाने तक जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना भी खर्चा होता है, वो सब मशीन अकाउंट जो है इसके जो लागत होती है उसमें ऐड किया जाता है, उसे अलग से शो नहीं किया जाता है। मशीन को व्यापार में लाने के लिए मजदूरी 3000 रुपये दी, तो जब तक व्यापार में मशीन नहीं आ जाती ना, उससे पहले के जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे, वो सब मशीन के जो लागत है, कॉस्ट है, उसी में ऐड होगी, उन्हें अलग से शो नहीं किया जाएगा। तो देखिए टू कैश अकाउंट 43,000 रुपीज, तो मशीन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 45, यानी इस मशीन को लाने के लिए टोटल खर्चा हुआ है 45,000 रुपये। उसके लिए हमारे व्यापार से कैश गया है 43,000 रुपये, और जो है माल यूज किया गया है, यानी माल हमारे व्यापार से गया है 2000 रुपये का, और टोटल जो है मशीन की कॉस्ट हो गई 45,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट एंट्री, स्टेशनरी खरीदी और उसका पेमेंट चेक से किया। ठीक है, स्टेशनरी खरीदी है, माल खरीदा होता तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन यहाँ माल नहीं खरीदा, स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, स्टेशनरी खरीद के उसका पेमेंट कैश में नहीं किया है, चेक दिया है, चेक से पेमेंट किया है, तो टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज से। अब नेक्स्ट एंट्री है, राधा से 20,000 रुपए के माल का आदेश प्राप्त हुआ। जो राधा है उसने 20,000 रुपये माल खरीदने का हमें हमारे व्यापार में आदेश दिया है कि मुझे 20,000 रुपये का माल खरीदना है, लेकिन कभी भी आदेश प्राप्त होने की एंट्री नहीं की जाती। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रूल है, इसे आप याद रखिएगा। कभी भी आदेश प्राप्त होता है व्यापार में तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। ठीक है, तो हमें राधा से 20,000 रुपये की माल का आदेश प्राप्त हुआ। राधा ने आदेश दिया है हमारे व्यापार में कि मुझे 20,000 रुपये का माल चाहिए, और उसने क्या किया है, आदेश के साथ ही 15,000 रुपये हमें एडवांस दे दिया कि लीजिए 15,000 रुपये मैं एडवांस आपको दे रही हूँ और 20,000 रुपये का माल मुझे आपके व्यापार से खरीदना है। तो देखिए आदेश प्राप्त होने की तो कोई एंट्री नहीं होगी, जो पेमेंट एडवांस में हमें मिला है उसकी एंट्री करेंगे। हमारे व्यापार में कैश अमाउंट आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, देखिए जो पैसा अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो एडवांस में आ रहा है, तो हम जो है लिखेंगे उसके लिए एंट्री एडवांस फ्रॉम राधा टू एडवांस फ्रॉम, एडवांस राधा से मिला है इसलिए फ्रॉम राधा 15,000 रुपये से। देखिए अब क्या होता है कि जो राधा ने आदेश दिया था हमें 20,000 रुपये के माल के लिए, तो हमने उसके आदेश को पूरा करने के लिए उसे 20,000 रुपये का माल हम उसे भेज देते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट डे हमने उसका आदेश पूरा कर दिया और उसे 20,000 रुपये का माल सेंड कर दिया, तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। राधा को माल भेजा है हमने, तो राधा इसमें
पाने वाला व्यक्ति कौन है? राधा है, राधा। ठीक है, जो पैसा हमें एडवांस में मिला था, देखिए जब भी पैसा एडवांस में, जो काम हुआ ही नहीं है उसका पैसा हमें एडवांस में मिल जाता है, तो वो व्यापार की संपत्ति नहीं मानी जाती है, उसे हमेशा दायित्व में रखा जाता है और दायित्व हमेशा क्रेडिट होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दायित्व कम हो रहा है। हमारा जो दायित्व था कि हमें राधा को माल भेजना है वो हमने पूरा कर दिया है, तो यहाँ जब भी दायित्व कम होते हैं तो उन्हें डेबिट कर दिया जाता है। तो इसलिए एडवांस फ्रॉम राधा अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एडवांस फ्रॉम राधा और टू सेल्स अकाउंट। देखिए राधा को हमने 20,000 रुपए के माल का आदेश आया था, इसलिए 20,000 रुपए भेज दिया है। नेक्स्ट डे 20,000 का माल व्यापार से जा रहा है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, माल हमको पाने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें राधा है, लेकिन राधा ने एडवांस में हमें दे दिए थे 15,000 रुपीज, यानी 15,000 रुपए हमें दे दिए थे। 5,000 रुपए अब हमें राधा से लेने हैं। राधा हमारी देनदार है, डेटर्स है, और डेटर्स जो होता है वो व्यापार में संपत्ति होती है, संपत्ति हमेशा डेबिट की जाती है, इसलिए राधा अकाउंट को डेबिट किया है। जो दायित्व है वो अब कम हो रहा है, और दायित्व जब भी कम होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, इसलिए एडवांस फ्रॉम राधा अकाउंट को डेबिट किया गया है टू सेल्स अकाउंट, यानी कि 20,000 रुपए का माल भेजा गया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप मैं जो भी क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ वो आप आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, आराम से वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से समझिएगा एंट्री को, और फिर ही आप आगे की एंट्रीज को देखिएगा। नेक्स्ट एंट्री है, व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में अतिरिक्त रोकड़ लगाया। जो व्यापार का मालिक है उसने व्यापार में 20,000 रुपए का पैसा और लगाया है, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यापार में पैसा आ रहा है और व्यापार के मालिक ने पैसा लगाया है, तो इसमें देने वाला व्यक्ति व्यापार का मालिक है और उसको रिप्रेजेंट करता है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 20,000 रुपीज डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया जाएगा। कैश अकाउंट वास्तविक खाता है, कैपिटल अकाउंट व्यक्तिगत खाता है। वेतन और किराया चुकाया चेक के द्वारा। देखिए वेतन चुकाया, खर्चा है ये व्यापार के लिए, डेबिट किया जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। किराया चुकाया, ये भी व्यापार के लिए खर्चा है, खर्चे को डेबिट किया जाएगा टू रेंट अकाउंट। लेकिन ये जो सैलरी और रेंट चुकाई है चेक के द्वारा चुकाया, तो टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक इसमें जो है अमाउंट पे कर रहा है टू बैंक अकाउंट। 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए बैंक से टोटल अमाउंट जा रहा है, क्रेडिट में अमाउंट आएगा 4,000 रुपए और डेबिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज से। ओके, देखिए लास्ट एंट्री, ये एंट्री तो आप मान के चलिए एग्जाम में आती ही आती है, इस एंट्री को तो आप बहुत डीपली पढ़िएगा। ये एंट्री है, माल आग से नष्ट हुआ, सपोज 20,000 रुपए का, माल आग से नष्ट हुआ 20,000 रुपए, इसकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। व्यापार से माल जा रहा है, कम हो रहा है, जब भी माल कम होता है तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 20,000 रुपए से अमाउंट हम लिख देंगे लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। लेकिन इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, देखिए या तो होता है कि मान लीजिए 20,000 का माल आग से नष्ट हुआ है, तो हो सकता है कि बीमा कंपनी ने पूरे के पूरे 20,000 रुपए का दावा स्वीकार कर लिया कि मैं 20,000 रुपए आपको दूंगी, या हो सकता है कि बीमा कंपनी ने आधा ही अमाउंट जो है दावा स्वीकार किया है, आधे अमाउंट का मैं 10,000 रुपए का दावा स्वीकार करती हूँ कि 10,000 रुपए मैं दूंगी। क्योंकि क्या होता है, व्यापार जब भी किया जाता है तो व्यापारी अपने माल का बीमा जरूर करवाता है,
तो जब भी माल को नुकसान होता है किसी भी प्राकृतिक वजह से, और भी रीज़न हो सकते हैं आग से नष्ट होने के अलावा, बाढ़ आना या और भी चीज़ें, तो क्या होता है बीमा कंपनी दावा स्वीकार करती है। अगर बीमा कंपनी जितना जो है माल जितने का नष्ट हुआ है उतना पूरा दावा स्वीकार करती है, तो देखिए उसकी एंट्री हम करेंगे, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया, पूर्ण दावा स्वीकार किया, हम ऐसे कह देते हैं, बीमा कंपनी ने पूर्ण दावा स्वीकार किया, यानी पूरा 20,000 रुपए का अमाउंट बीमा कंपनी देगी। तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया है, लॉस बाय फायर जो है हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, नुकसान हो रहा है, और नुकसान जब हो रहा है तो बीमा कंपनी को उस नुकसान को जो है पूरा कर रही है कि ठीक है 20,000 रुपये का जो आपका नुकसान हुआ है उसका मैं मतलब जो है पेमेंट कर दूंगी, आपको पूर्ण करती हूँ उसको। तो क्या हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, और जब भी लॉस कम होता है तो क्रेडिट कर दिया जाता है। तो लॉस हमारा कम हो रहा है, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया है, इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीमा कंपनी ने पूर्ण दावा स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब है 20,000 रुपये का अमाउंट जो है वो बीमा कंपनी हमें चुकाएगी। फिर क्या होता है कि जब भी बीमा कंपनी हमें पेमेंट करती है, मान लीजिए ये इधर है 20 जुलाई को आग से माल नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया, 30 जुलाई को बीमा कंपनी ने भुगतान किया, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। हमारे व्यापार में पैसा आया और गिवर व्यक्ति है इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे 20,000 रुपए से। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, मान लीजिए बीमा कंपनी ने माल आग से नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर टू परचेज, यही एंट्री होगी। बीमा कंपनी ने 10,000 रुपए का दावा स्वीकार किया, 10,000 रुपए का दावा स्वीकार किया, तो जो 10,000 रुपए का लॉस, बाकी के 10,000 रुपए तो हमारे गए, यानी वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो उसकी एंट्री देखिए, बीमा कंपनी ने 10,000 रुपए का दावा स्वीकार किया है, एंट्री हम यही करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, यहाँ हम 10,000 से इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, और जब भी बीमा कंपनी से हमें कैश अमाउंट रिसीव होगा, कैश मिलेगा, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है हमारे व्यापार में, इसलिए डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,000 रुपए का कैश हमें बीमा कंपनी ने दे दिया टू इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड कंडीशन में एंट्री इस तरीके से की जाएगी, जब पूर्ण दावा स्वीकार नहीं किया जाता है तो जितने भी अमाउंट का दावा स्वीकार किया गया है उतना अमाउंट हमें मिल जाएगा, कैश अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे उतना अमाउंट, और जितना अमाउंट नहीं मिला है तो वो हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एक बात और देखिए कि जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है इन्हें हम कंबाइंड में भी लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कंबाइंड एंट्री क्या होता है, जैसे कि कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। देखिए, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, इन दोनों को कैंसिल करके जो है हम इसकी एंट्री कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, इंश्योरेंस कंपनी इसमें डेबिट हो रहा है, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो लॉस बाय फायर को हम ना लिख करके देखिए ये एंट्री भी हम इसकी कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी ने दावा स्वीकार किया है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी देनदार है, ये हमारी एसेट्स है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, और जो चीज़ हमारे पास आनी है उसे भी डेबिट किया जाता है, वो व्यापार की संपत्ति होती है। टू परचेज अकाउंट, हमारे व्यापार से जो है नुकसान हुआ है, माल आग से नष्ट हो गया तो व्यापार से माल कम हो गया,
इसलिए टू परचेज अकाउंट। हम इसकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं और आप चाहो तो इस तरीके से भी इसकी एंट्री की जा सकती है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो बिंदास होके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में के जरिए कैसे भी आपको बता दूंगी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और